हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव बैच विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप परिचित हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आज मैं 2021 के लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं, इससे पिछली क्लास में दोस्तों आपके लिए मैंने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु और आज बारी है दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न करवाने की। तो आज की क्लास में मैं 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें लघुत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है वो आज कराऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, मैं आज थोड़ा सा ओवरव्यू पेपर का दे देता हूँ। जो पेपर होता है दोस्तों उसमें 25 अंक का पूर्णांक होता है, यानी टोटल मार्क्स कितने 25 होते हैं, जिसके अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपका नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या जो होती है, प्रश्नों की संख्या 5 होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है दोस्तों। वहीं अगली बात करेंगे अति लघु की। अति लघु प्रश्नों की संख्या होती है 6, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न पत्र का जो भाग होता है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसकी प्रश्नों की संख्या 7 होती है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने प्रश्न पत्र किस स्तर का और किस भाग में बटा होता है वो आपको मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास लघुत्तरीय प्रश्न के साथ। आपका प्रश्न संख्या, आप जो प्रश्न संख्या की बात करेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, और वैसे प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार आपका प्रश्न संख्या 12 है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि एक शंकु 216 मीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर। एक शंकु है, इसकी ऊंचाई जो है 216 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, शंकु की बात करेंगे, कोन कैसे ही आपका फिगर है, एक ठोस है, यानी 3D फिगर है, ठोस। अब ध्यान देना दोस्तों, एक ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में परिवर्तित किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि एक ठोस का आयतन दूसरे ठोस के आयतन के बराबर होगा, यानी शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले देखो जरा दिया क्या है। दिया है, दिया है, क्या दिया है, शंकु का, शंकु की ऊंचाई दोस्तों, इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, कितनी दी है 216 सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर, तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या, इसको दोस्तों मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया। ठीक है, कितना 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रही दोस्तों आप। अब कह रहा है कि गोले के रूप में डाला जाता है। अब इसमें मान लेता हूं कि माना 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 गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर मैंने मान लिया दोस्तों कैपिटल आर, कैपिटल आर मान लिया गोले की त्रिज्या। अब जब मान लिया तो सिंपल सी बात है, एक बात समझना, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की क्या दोस्तों, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली मैंने। ध्यान देना दोस्तों, अब यहां से
यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। मैंने कहा ना, जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जाएगा, यानी कि एक ठोस का आयतन दूसरे ठोस के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब शंकु का आयतन दोस्तों कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। अब गोले का आयतन, अब उसकी रेडियस मानी कितनी है? कैपिटल आर। इसकी क्या थी? स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का क्यूब, क्योंकि रेडियस तो भिन्न भिन्न होगी ना दोनों की। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। इस 3 से ये 3 कट गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में बराबर में कोई चीज एक जैसी हो तो कट जाती है ना। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कट गया, ध्यान से देखना दोस्तों। बचा क्या? तो आप कहेंगे आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 बचा है, क्योंकि हमें आर, कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है ना, गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ना। जो कुछ इसके साथ है वो सब हटा दो, और आपका ये 4 यहाँ पे दोस्तों आपका आर के क्या मल्टीपल में, तो बराबर के उधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4। बात क्लियर हो गई दोस्तों? आई हो। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ आर की वैल्यू, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी है? 16 रख दीजिए। 16 स्क्वायर लगा दोस्तों, तो 16 गुणा 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 16 भाई 16 पे यहाँ पे रखोगे, स्क्वायर लगा तो 16 गुणा 16 लिख दिया 2 बार मैंने। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है? तो 216 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बटे में कितना चल रहा है? तो आप बोलेंगे, ध्यान देना दोस्तों, मैं जरा इनकी यूनिट लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगी बात अच्छे से। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 216 सेंटीमीटर बटे 4। 4 से 4 ये कट करोगे कितनी बार? 4 बार। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहना इस बात को। तो कितना बचा? 4 इंटू, अब इस 16 को क्या लिख सकता हूं? 4 सेंटीमीटर बचा ना, 4 सेंटीमीटर इंटू इस 16 को क्या लिख सकता हूं? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू इस 216 को क्या कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? तो 216 का फैक्टर क्या होता है? ध्यान देना दोस्तों। 216 का फैक्टर करोगे आप तो किस तरीके से ऐसे कर लो ना आप। 216 का फैक्टर जब करोगे तो 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करोगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 दूना 4। अब देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को, मैंने फैक्टराइज क्यों किया है। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं क्या? 2 इंटू, मैं यूनिट दोस्तों नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को, एक फैक्टराइज मैंने करके दिखाया आपको। अब ध्यान दो दोस्तों, इधर आर क्यूब है, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर जब क्यूब रूट हटेगा तो बराबर के उधर, वो सॉरी क्यूब हटेगा तो बराबर के उधर क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट। जब इसका क्यूब रूट निकालोगे आप, इसका क्यूब रूट, ये जो पूरा संख्या है इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। क्यूब रूट जब निकालोगे दोस्तों तो 3 में से एक 12 था, 4 4 4, 4 सेंटीमीटर मैंने बाहर ले लिया, 4 सेंटीमीटर बाहर ले लिया, 4 सेंटीमीटर इंटू यहां से 2 2 2 कितनी बार? 3 बार है, तो मैंने 2 सेंटीमीटर बाहर ले लिया। यहाँ 3 3 3 है तो कितना? 3 सेंटीमीटर बाहर ले लिया। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब।
समझ रहे हो दोस्तों इस बात को? सेंटीमीटर क्यूब, एक मिनट, सेंटीमीटर में कितना, सेंटीमीटर में, यहां से मैंने ये ले लिया, ये क्लियर हो गई बात। तो आपका ये कितना आ गया दोस्तों, सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, ये 4 इंटू 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो दोस्तों कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। थोड़ा सा आपका एक ठोस जो फिगर है, ये आप बोल सकते हैं एक ठोस आपका शंकु था, उसको आपको एक गोले के रूप में परिवर्तित करना था। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। चलिए दोस्तों उसको राइट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा प्रश्न संख्या नेक्स्ट 13। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 क्या करिए, प्रश्न संख्या 8 कह रही है कि प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या की प्रशिक्षुओं की संख्या को सॉरी यहाँ पे प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित है। पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर के, यानी सपोज दैट कि आपका जैसे स्कूटर है, बहुत आसान। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है जैसे पिक्चर के रूप में, जैसे सपोज दैट मैं किसी चीज को कोई नंबर है उसको सिंबॉलिक फॉर्म दे दूं, कोई पिक्चर का फॉर्म दे दूं, वही पिक्टोग्राफ कहलाता है। क्या पिक्टोग्राफ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई भी आपका संख्या है उसको अगर मैं किसी सांकेतिक भाषा में लिख दूं, यानी सपोज दैट कोई सिंबल ले लिया, कोई फोटो ले लिए, कोई बिंदु के रूप में ले लिया, ऐसे आपका क्या कहलाता है दोस्तों, पिक्टोग्राफ उसे कहते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, इधर आपका आंसर देखना जरा ध्यान से। ये पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ, ध्यान देना दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं कि एक प्रशिक्षु को, यानी कि ध्यान देना, बहुत आराम से बात समझना इस बात को, कि जैसे मैंने यातायात के साधन ये है और प्रशिक्षुओं की संख्या है, यानी स्कूटर चलाने वाले 5 प्रशिक्षु हैं, ऑटो चलाने वाले 2 हैं, पैदल 1 चलने वाला और मोटरसाइकिल चलाने वाले कितने, 3 हैं। तो मैं यहाँ पर मान के चलूंगा, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि एक गोला जो है ना, एक गोला, देखो जरा गोला कैसा, मैं गोला ले लेता हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब जो पिक्चर चाहो वो आप इंसर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं। मैं सपोज दैट एक गोला, ध्यान देना, गोला, एक गोला, यहाँ पे लिखा दिखता हूँ दोस्तों तो क्लियर हो गई बात। एक गोला, ये गोला जो है ना, ये गोला है, मैं लिख देता हूँ गोला, डार्क गोला है। ये ध्यान से समझना इस बात को, मैं समझ, ये प्रश्न सॉल्व हो रहा है दोस्तों यहाँ से, ये बात, ये गोला का साइन, एक गोला, एक गोला एक प्रशिक्षु के बराबर कर रहा हूं, प्रशिक्षु, एक प्रशिक्षु के बराबर, एक प्रशिक्षु, ठीक है, एक प्रशिक्षु जो होते हैं ट्रेनिंग, उसके बराबर कर रहा हूं एक गोला। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं स्कूटर की बात करूं, यातायात के साधन ये दिए हुए हैं और ये प्रशिक्षुओं की संख्या यहाँ पे, तो अगर मैं कहूं स्कूटर चलाने वाले कितने प्रशिक्षु हैं, तो आप कहेंगे 5। मैंने क्या कहा, एक गोला एक प्रशिक्षु के बराबर है, तो बताइए अब 5 गोले तो आप इनको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ध्यान देना, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला, ठीक है, और एक इधर थोड़ा दूर लिख देंगे, 4 का पेयर बना के चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान, ये पिक्टोग्राफ है, कैसा पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट ऑटो, ऑटो चलाने वाले कितने प्रशिक्षु हैं, 2, कितने, 2। तो ध्यान देना ऑटो,
और आपको पता है एक गोला एक प्रशिक्षु के बराबर है, तो चलाने वाले कितने, 2, तो इसलिए 2 मैंने गोले बना दिए, ये 2 गोले बना दिए, ठीक है। इसी प्रकार से पैदल चलने वाले कितने प्रशिक्षु हैं, एक, कितना, एक, और आपका एक प्रशिक्षु एक गोले के बराबर है, तो इसके स्थान पे मैंने दोस्तों क्या कर दिया, 1 SS, ठीक है। मोटरसाइकिल चलाने वाले कितने प्रशिक्षु हैं, 3, तो एक प्रशिक्षु एक गोले के बराबर है, तो आपका 3 प्रशिक्षु कितने, 3 गोलों के बराबर होगा, यानी 1 2 3। आप दोस्तों मैंने आपका इनको सांकेतिक एक पिक्चर के तौर पे गोला मान लिया, आप कुछ और मान सकते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न जैसा आपका ये पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर के द्वारा आपका किसी संख्या को प्रदर्शित करना, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी जो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ से, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी राइट डाउन कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट 14। चलिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या मैं 14 लेता हूं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 क्या कह रही है, प्रश्न संख्या 14 कह रही है समीकरण 4x + 1 अपॉन 8x - 4 = 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। यानी इस समीकरण को हल भी करना है, सॉल्यूशन भी इसका निकालना है और जांच भी करनी है, यानी कि जो उत्तर आपने निकाला उसकी पुष्टि करनी है कि सही निकला है, यानी x की वैल्यू जो निकलेगी वो सही है कि गलत। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसका हल बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। 4x + 1 अपॉन 8x - 4 = 2। ध्यान देना दोस्तों, जब इस प्रकार की इक्वेशन दी हो तो ध्यान देना बराबर का साइन लगा हुआ है, बराबर के इधर कितना है 2 के नीचे 1 और मान लीजिए। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप देख रहे हो बराबर के इधर, ये जो बराबर का आपका लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो क्यों ना राइट हैंड साइड वाली चीज को भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिख दिया जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगने का मतलब कि कहने का मतलब इस प्रश्न को सॉल्व करना आसान हो जाए। कैसे, ध्यान दो, अब बराबर का साइन लगा दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा, ठीक है। तो इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, जब इसकी गुणा यहां करोगे तो कितना आएगा, ध्यान देना दोस्तों। मैं लिख रहा हूं एक बार, 2 ब्रैकेट के अंदर 8x - 4 = इसका मल्टीप्लाई यहां दोस्तों, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करो तो वही आता है, यानी कितना 4x + 1। बात क्लियर हो गई ना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो इसमें जब करोगे तो 2 8 जा 16 यानी 2 8 16x - 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो कितना आ जाएगा 8 बराबर 4x + 1। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लीजिए, वेरिएबल है उनको एक साइड कर लीजिए, यानी कहने का मतलब दोस्तों जो चर होते हैं उनको एक तरफ कर लिया जाता है और अचर को एक तरफ कर लिया जाता है, जिससे हमारे चर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान दो दोस्तों, इधर 16x है, इधर 4x है, 4x को इधर ले आओ ना, तो ध्यान देना 16x, ये 4x उधर प्लस का तो बराबर के इधर आएगा माइनस का 4x बराबर, अब 8 इधर माइनस का तो बराबर के उधर जाएगा प्लस का, तो 1 + 8, ठीक है दोस्तों। 16x प्लस का है और 4x माइनस का है, तो 16x में से 4x गया तो कितना बचा दोस्तों 12x, कितना 12x बराबर, ये 8 और 1
9। x बराबर यहां से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, x बराबर फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, x के मल्टीपल में 12 है तो बराबर के इधर कोई संख्या अगर गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगी डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 9/12। ठीक है दोस्तों, x बराबर जब फाइंड आउट करोगे यहां से दो, 3×9 और 3×4 12, यानी 3/4। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, इसकी x की वैल्यू आ गई 3/4। अब जांच करने की बारी है, जांच करने की। जांच कैसे करेंगे ये तो हमने हल निकाल लिया, क्या निकाला हमने, हल। यहां से हमने हल निकाला है इस प्रश्न का हल, यहां से सॉल्यूशन हमने इसका फाइंड आउट कर लिया, हल। अब बारी है प्रश्न की जांच करें, यानी उत्तर की जांच, यानी जो उत्तर निकाला है वो सही है कि नहीं है, उत्तर की जांच। जांच, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इस वाले पूरी की पूरी समीकरण को यहां लिखो, कितना 4x प्लस का 1 अपॉन 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब जांच करने का तात्पर्य यह है कि राइट हैंड साइड पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, यानी कि 2 एक क्या है, अचर पद है, इसमें तो कुछ वैल्यू पुट कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब है, आपका जांच का तात्पर्य है कि राइट हैंड साइड अगर 2 आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आनी चाहिए। बात समझ रहे हो दोस्तों, तो बस आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। तो हमने LHS लिया, यानी LHS और RHS अगर बराबर आ जाएंगे तो हमने जो x की वैल्यू 3/4 फाइंड आउट की है ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं दोस्तों, LHS। LHS क्या है, 4x प्लस 1 अपॉन 8x माइनस का 4। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, चलिए पुट कर लेते हैं। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/4 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/4 माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, बात समझ रही है। अब आप नोटिस करो, ये 4 न्यूमरेटर में है, ये 4 डिनोमिनेटर में यानी ये 4 तो हर अंश में है और ये हर में है। तो अंश और हर में अगर कोई एक जैसी चीज दिखे तो आप तो उसको कैंसिल कर ही देंगे ना, बिल्कुल सही बात है, कैंसिल कर दी जाती है। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी चीज सिमिलर हो तो उसको कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 से ये कितनी बार 2 बार चला जाएगा, 4 2 8। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 1 4 बटे 3 1 4, तो 4 अपॉन यहां पे कितना बचा, तो यहां पे जरा नोटिस करना बात को, यहां पे कितना है देखो, दो, ये 2 3 6 और 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, और 2 से इसको कट करोगे तो कितना जाएगा 2। तो आप नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई है 2, राइट हैंड साइड कितनी है 2, तो इससे क्या साबित हो गया, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बात आपने प्रूव कर दी, यानी कि ये आपने जांच कर लिया कि प्रश्न आपका जो उत्तर आपने ज्ञात किया इसका वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको प्रश्न संख्या 14 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिए। चलिए मित्रों, आप लोगों ने आई होप राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या अगले की बारी है, प्रश्न संख्या 15। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रही है, कह रहे एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज आपको बना के दिखाता हूं मैं।
तो आपको क्लियर होगी बात। चलिए दोस्तों, ये समानांतर चतुर्भुज मैंने नाम दे दिया इसका ए बी सी और डी, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी संलग्न भुजाएं 6 और 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, यानी उसका जो डायगोनल है ये ऐसे, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये इसका जो डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका जो समानांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप नोटिस करो इस बात को। अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना समानांतर चतुर्भुज में, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, आप नोटिस करो इसमें 2 ट्राइंगल बनने हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ए बी सी, एक ए डी सी, तो अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसका दोगुना कर दूं तो ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा ना, बात समझ रहे हो। और ये ए बी सी किस प्रकार के त्रिभुज बनने हैं, विषम बाहु त्रिभुज बनने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं एक इसका ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों भुजाएं दी हों तो देखो एक फॉर्मूला दिया था किसने, हेरोन्स ने। हेरोन्स एक आपका मैथमेटिशियन है, उन्होंने आपका एक फॉर्मूला दिया था, क्या, स्क्वायर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रही होगी बात, इसका मीनिंग क्या है। और उन्होंने क्या कहा था, जो ये एस है, एस का इसका एस का मीनिंग है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ध्यान दो दोस्तों, ये इसका मीनिंग क्या है। मैं ट्राइंगल ए बी सी लिया है, तो ट्राइंगल ए बी सी जब लिया है तो आप नोटिस करो, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज मैं आपको ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ। ए बी और सी, ये आपका 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, ये ए है, एंगल ए के सामने वाली भुजा का मैंने नाम दे दिया स्मॉल ए, यानी जो एंगल ए है ना, एंगल ए के सामने वाली भुजा का नाम दे दिया स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाली भुजा का नाम दे दिया स्मॉल बी। एंगल सी के सामने वाली भुजा का नाम दिया स्मॉल सी, ठीक है। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे कितनी,
इसी के सामने लिखे देता हूं मैं। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू कितनी है तो 10 सेंटीमीटर। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको जो मैं लिख रहा हूं, ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बात समझ आई ना। मैंने इधर आपको थोड़ा सा रफ टाइप का बताया, लेकिन आपको ये परीक्षा में करना नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई मतलब एग्जामिनर ये देखेगा कि आपका कितना अच्छा आपका अप्रोच है आप इस प्रश्न के प्रति आपका। ठीक है, ध्यान दो जरा, ये बात समझ में आई ना। अब ए बी सी की तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो यहां से एस की वैल्यू पता चल जाएगी। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 8, और सी की वैल्यू 10 अपॉन 2। तो जब इसको सॉल्व करो तो देखो 8 6 14, 14 10 24, 24 का आधा करो कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अर्ध परिमाप आ चुका। जब s की वैल्यू मिल चुकी है तो बताओ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तो निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, ध्यान दो जरा। अब इसका डायरेक्ट मैं वो निकाल रहा हूँ, कहने का मतलब क्षेत्रफल। तो आर एस की वैल्यू कितनी है 12 इंटू एस कितना है 12, 12 में से ए गया, मतलब कि 12 में से 6 गया, ए की वैल्यू है ना 6, तो कितना बचा 6। अब 12 में से 8 गया कितना बचा 4, 12 में से 10 गया कितना बचा 2। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों, ये s की वैल्यू है। s पहले s को ऐसे ही लिखेंगे, 12 लिख दिया मैंने, फिर s माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो बताओ 12 में से 6 गया 6 बचा। s माइनस बी, s की वैल्यू कितनी है 12 और b की वैल्यू 8, तो बताओ 12 में से 8 गया 4 बचा, s की वैल्यू कितनी है 12 और c की वैल्यू 10, तो बताओ 12 में से 2 10, 12 में से 10 गया तो कितना 2 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, आसान है बिल्कुल करना। कैसे, ध्यान देना, ध्यान दो। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान दो। 12 है, 12 को ऐसा लिख सकते हो आप 4 इंटू 3, 6 को ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 3। ठीक है, 4 को यूं ही रहने दीजिए और इंटू 2। ध्यान दो, आपको पता है स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो जोड़े में से एक जोड़ा तोड़ देते हैं, यानी कि जोड़ा है, जोड़े में से एक ले लिया जाता बाहर। तो चलिए देखो जरा ध्यान से, यहाँ बराबर 4 यहाँ 4 यहाँ निकाल लीजिए बाहर, इंटू 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक पेयर पेयर में से एक निकाल लिया, 2 इधर है 2 इधर है 2 निकाल लिया। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, देखो जरा ध्यान से कैसे। 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर। अब हम निकाल क्या रहे हैं क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता। ठीक है, ये इसका आपका एरिया आ गया। बट ये आप नोटिस करो, एरिया चाहिए किसका, समांतर चतुर्भुज का चाहिए, ये तो त्रिभुज का एरिया आया। अब समानांतर चतुर्भुज का चाहिए, तो बताओ अगर ये 24 है तो ये भी तो 24 होगा। यानी कहने का मतलब है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कहूं कि समानांतर समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालो, तो आप ये कहेंगे कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एडीसी का कितना मिलेगा भाई, ये 24 तो ये भी 24 तो कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 24 दूना 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। आई होप मित्रों आपको क्लियर हो गई होगी बात जो मैंने प्रश्न समझाया, प्रश्न संख्या 15। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिए आप।
चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या में लेता हूं 16। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रही है। एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, छोटे ब्रैकेट में x प्लस 4y का होल थ्राइस माइनस दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 4y का होल थ्राइस को सरल कीजिए, तो आपको दिख नहीं रहा, बीज गणित के दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक ये, इनको ओपन कर देना और आपका जो सॉल्यूशन है वही इसका आंसर है। तो देखिए जरा फॉर्मूले कौन से हैं। एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है, ध्यान से देखना कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपने एक पढ़ा ना, एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल थ्राइस बराबर क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल थ्राइस। क्या होता है दोस्तों, देखना, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दो फॉर्मूले, यही दो फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं, ध्यान देना। बस a के स्थान पे क्या x, b के स्थान पे क्या है 4y। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ओपन करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। x की पावर 3 प्लस 4y की पावर 3 प्लस 3a कितना x इंटू बी 4y, ब्रैकेट में क्या लोगे दोस्तों, x प्लस 4y। बात समझ रहे हो ना, ये वाला फॉर्मूला a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, वही आपका a के स्थान पे मैंने बताया क्या है x और b के स्थान पे 4y। माइनस का साइन लगा हुआ है दोस्तों, माइनस का साइन, जब भी माइनस का साइन लगा हो आप ब्रैकेट लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका डायरेक्ट आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपका कहां पर आपका इसमें चेंज करना, क्योंकि माइनस का इंपैक्ट पड़ेगा अंदर। जो संख्या प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की। तो इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको ओपन करोगे तो दोस्तों कितना हो जाए, x की पावर 3 माइनस 4y की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए क्या है x, b क्या है 4y और ब्रैकेट में x माइनस 4y। आई होप बात समझ आ रही है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। x की पावर 3 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 64 y की पावर 3 प्लस 3 चौको 12 12 12 एक्स वाई। अब ब्रैकेट में दोस्तों क्या चल रहा है, x प्लस 4y। ठीक है, माइनस ब्रैकेट अभी रिमूव नहीं करोगे, जब तक आप अंदर सॉल्व नहीं कर लेते तब तक ब्रैकेट मत हटाना। x की पावर 3 माइनस इसका दोस्तों करोगे 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 y की पावर 3 माइनस 3 चौको 12 एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या चल रहा है x माइनस 4y और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आई होप बात समझ आ रही है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं आपको। x माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए अब आपका एक स्टेप और चलते हैं। x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3 प्लस इस 12xy की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें जब करोगे तो कितना हो जाएगा 12 x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर y, जब इसका इसके साथ करो तो 12 चौक 48 48 x y की पावर 2 y इंटू वाई कितना y स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट रिमूव नहीं करेंगे, क्यों वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जब तक सॉल्व ना कर लो तब तक ब्रैकेट नहीं हटाना है। माइनस x की पावर 3 माइनस 64 y की पावर 3 माइनस 12xy की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर y x इंटू एक्स स्क्वायर, y तो कुछ नहीं है वहां पे तो y का y रहे, माइनस माइनस
प्लस 12 चौक 48, 48 एक्स वाई की पावर 2, क्योंकि वाई 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 कितना, वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ, अभी आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि इस ब्रैकेट में जो संभावनाएं थी सॉल्यूशन की वो सारी कर ली। अब ब्रैकेट ओपन करने की बारी। तो ध्यान दो जरा दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को। x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 48 एक्स वाई की पावर 2 माइनस, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाए। एक्स की पावर 3 कैसा है, प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 64 वाई की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 48 एक्स वाई की पावर 2। बात क्लियर हो गई ना दोस्तों? ध्यान दो दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये प्लस का तो वो भी प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का तो ये भी प्लस का, ठीक है, ये प्लस तो ये भी प्लस, और ये माइनस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस तो ये माइनस, तो दोनों कट गए दोस्तों। क्या बचा? 64 वाई की पावर 3, 64 वाई की पावर 3, तो इसको लिख लो ना, 64 दूना 128, 64 दूना 128 वाई की पावर 3, और क्या बचा? 12 एक्स स्क्वायर वाई, 12 एक्स स्क्वायर वाई तो कितना हो गया? 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है दोस्तों। अब चाहो तो इसको ऐसा भी कह सकते हो, यहां से कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, जो आप चाहो कॉमन ले सकते हो। ध्यान देना दोस्तों, y की पावर 3 यहाँ y है, तो दोनों जगह से कॉमन किया y है, यहाँ 128 यहाँ 24 है, तो कितना कॉमन आ रहा है? कितना कॉमन आ रहा है? यहाँ 128 है, यहाँ 128, तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखना, यहाँ 24 है, यहाँ 128 दोनों जगह से कॉमन क्या है? ध्यान दो जरा, तो ध्यान दो दोस्तों, दोनों जगह कॉमन क्या है? यहां से भी आपका 8 कॉमन, यहां से भी 8 कॉमन, तो 8 यहां से कॉमन ले लिया दोस्तों, कितना बता? 8 एकन 8, और आपका यहाँ पे कितना बता? 4, तो 8 यानी 16 चौको 16 अट्ठे 128, सॉरी। और क्या कॉमन है? 8 तो कॉमन था ही, और क्या था? y कॉमन था, y, तो 8y कॉमन ले, यहां से कितना बचा? 16y की पावर 2 प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर ये बचा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ये आंसर है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न आपका परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा लिए जाते एज इट इज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या 17 की बारी है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रही है कि x इंटू ब्रैकेट में y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस दूसरे ब्रैकेट में x इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब ये x, y और z की वैल्यू दी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पुट कर दी जाए, और इक्वल टू में आपका दोनों इक्वली आंसर आए, तो हम कह सकते हैं ये सत्यापित है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x इंटू वाई प्लस जेड। चलिए दोस्तों, इसमें x और y z की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है? -2/7, y की वैल्यू 9/2 प्लस z की वैल्यू 2/3, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करो इसको, माइनस का 2/7, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 का 6, 2 3 जा 6 और 3 ने 27 प्लस 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार? 2 बार, और 2 दूना 4, ठीक है।
अब ध्यान दो दोस्तों, ये कितना हो गया, -2/7 इंटू 27 और 4 कितना हो गया, 31, 31 अपॉन ये कितना 6। इसको दोस्तों ऊपर से कट करो कितने 3 बार जाएगा, तो एक्चुअल में कितना आंसर आ गया, माइनस का 31/21, माइनस का 31/21, ये दोस्तों आंसर आया। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आता है, तो हम कहेंगे आपका प्रश्न सत्यापित हो गया, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो हम कह देंगे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान दो, राइट हैंड साइड क्या है, लिखिए क्या है, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू कितनी, -2/7 इंटू वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी 9/2 प्लस x की वैल्यू -2/7, z की वैल्यू 2/3। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे 2 कट गया, ठीक है दोस्तों, इधर तो कुछ कट नहीं रहा, तो कितना हो गया, माइनस का 9/7 माइनस ये देखो माइनस यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस और 2 दूना 4 बटे ये कितना हो गया दोस्तों 21, 21 भाई 7 21। बात समझ आ रही है ना बात आपको, 4/21। अब ये बताइए 7 और 21 का एलसीएम कितना हो गया, 21 कितना हो गया 21। 7 का भाग 21 में दो कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा अगर 9 में करोगे तो -27 माइनस 21 का भाग 21 में दो कितनी बार, 1, 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4। अब बताओ 27 4 कितना हो गया 31, तो माइनस का 31/21। यही तो एलएचएस भी आया था, आरएचएस भी आया, तो ये सत्यापित, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस। आई होप दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपको जो मैंने प्रश्न कराया। चलिए दोस्तों आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। आई होप दोस्तों आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या, तो चलिए दोस्तों लघुत्तरी का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता की विभिन्न शर्तों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या है इसका, ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की शर्तें इस प्रकार से होती हैं। आइए तो दोस्तों देखते हैं। पहली शर्त क्या है, कोण भुजा कोण, यानी ASA, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने एक त्रिभुज लिया ABC, दूसरा PQR लिया, ठीक है। अब क्या है कि संगत कोण B का संगत कोण Q, यानी कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, और उसके बीच वाली भुजा यानी ये एंगल इस एंगल के बीच की भुजा, ये दोनों भी बराबर हो, संगत हो जाए, तो समझ जाना कि ASA सर्वांग क्षमता की कसौटी पर ये आपका दोनों त्रिभुज खरे उतर रहे हैं, इसलिए दोनों सर्वांगक्षम है। ठीक है दोस्तों, आई होप बात क्लियर हो गई। अब प्रश्न संख्या, इसमें शर्त नंबर 2, यानी कि ये आप इसकी बात कर रहा हूं, यानी ये शर्त नंबर 2 है, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, ये क्या कह रहा है, SAS, यानी कि दो त्रिभुज मैंने लिए दोस्तों ABC PQR, यदि इनकी भुजा BC भुजा PQ के बराबर हो, इसी प्रकार से भुजा BC भुजा QR के बराबर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये जो भुजाएं दो है ना, इसके बीच का एंगल भी बराबर हो, यानी SAS, तभी तो कहा साइड एंगल साइड, तो समझ जाना ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षमता की कसौटी पर खरा उतर रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे हैं, सर्वांगक्षम है। ठीक है दोस्तों। थर्ड देखिए, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता, इसका क्या मीनिंग है कि दो
समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज। तो हमें ये पता कि एंगल Q एंगल Y के बराबर होगा। ये दो त्रिभुज मैंने लिए PQR और XYZ, तो एंगल Q एंगल Y के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब एंगल Q एंगल Y के बराबर क्यों? 90 डिग्री का है ना, इसलिए बराबर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इसका कर्ण यानी कि PQ वो PR XZ के बराबर होगा। क्यों? ये कर्ण है, दोनों कर्ण दोनों के बराबर होंगे। इसी प्रकार से बची हुई दो भुजाएं यानी PQ QR XY YZ, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो समझ जाना कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता पर ये दोनों त्रिभुज कैसे उतर रहे हैं? खरे उतर रहे हैं उसकी कसौटी पर। तो समझना ये दोस्तों, समझिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप, सर्वांगक्षम है। कैसे? सर्वांगक्षम। ठीक है। चौथी शर्त क्या है? भुजा भुजा भुजा, यदि कोई दो त्रिभुज हैं उनकी तीनों संगत भुजाएं, भुजा AB भुजा PQ के, भुजा BC भुजा QR के, भुजा AC भुजा PR के बराबर हो, तो ये बात इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि दो त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगक्षम होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न संख्या आपका 18 था दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।